जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में सभी ग्रह अलग अलग साइज के हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है अगर ये सभी एक ही साइज के होते, यानी कि सभी पृथ्वी के साइज के होते, तो क्या होता? क्या बंजर ग्रह मार्स हरा भरा हो जाएगा और क्या मैसिव घूमता हुआ जायंट प्लैनेट जुपिटर गायब हो जाएगा? और ये हमारे पूरे सौर मंडल को कैसे प्रभावित करेगा? और सबसे अहम सवाल, हमारे ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहला ग्रह है मरकरी। ये हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और लगभग हमारे चंद्रमा के जैसा ही है। लेकिन अब चंद्रमा जैसे दिखने वाले बुध ग्रह के बारे में भूल जाइए। इसके बजाय अपने आप को एक सुपर डायनेमिक और गर्मा गर्म नर की सतह पर कल्पना करें। आपके आसपास बहुत सारे क्रेटर और सक्रिय ज्वालामुखी हैं और आपके ठीक सामने एक विशाल चकाचौंध करने वाला चमकीला सूर्य है। तो चलिए अब इसके साइज को पृथ्वी के बराबर के साइज का करते हैं। बुध ग्रह के साथ साथ इसका मास और ग्रेविटी दोनों ही बढ़ेंगे। इस केस में यह पॉसिबल है कि बुध ग्रह का वायुमंडल पहले से ज्यादा होगा। बुध ग्रह का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा गर्म है, न केवल इसलिए कि यह सूर्य के बहुत करीब है, बल्कि इसके बहुत पतले वायुमंडल के वजह से भी। इसलिए दिन के दौरान वहां का टेम्परेचर लगभग 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात में यह भयानक रूप से ठंडा हो जाता है, तकरीबन -180 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन अब जब गुरुत्वाकर्षण मजबूत होता है तो बुध ग्रह का वायुमंडल घना हो सकता है, इसलिए गर्मी पूरे ग्रह में बेहतर ढंग से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और वायुमंडल ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जो इसे और ज्यादा गर्म बना सकती है। अगर बुध ग्रह बड़ा हो गया तो ग्रेविटेशनल कंप्रेशन की वजह से इसकी आंतरिक गर्मी में भी वृद्धि होने की संभावना है और हाइपोथेटिकली इसकी टेक्टोनिक एक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। दूसरे शब्दों में, ज्यादा दिलचस्प लैंडस्केप, ज्यादा पहाड़ और ज्यादा डरावने सक्रिय ज्वालामुखी और ज्यादा गर्मी और ज्यादा भयंकर एटमॉस्फेयर। तो बधाई हो, आपने मरकरी को वीनस 2.0 में तब्दील कर दिया। वैसे हमारे लिए ये सभी चेंजेस बहुत सुखद नहीं होंगे। अब हमारे अंतरिक्ष यान को वहां भेजना और भी कठिन हो जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि बुध ग्रह जैसा है वैसा ही रहे। अब बारी आती है हमारे अगले ग्रह वीनस की। तो अगर वीनस पृथ्वी के साइज का होता तो क्या होता? तो आपको बता दें कि कुछ नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि वीनस पहले से ही ऑलमोस्ट पृथ्वी के साइज का ही है। इसे पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। वीनस को अक्सर मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। लेकिन इसकी खूबसूरती से आप मूर्ख मत बनना, क्योंकि ये हमारे सौर मंडल के सबसे इनहॉस्पिटेबल प्लेसेस में से एक हैं। इनकी सतह बहुत ही ज्यादा गर्म है, लगभग 462 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और यह सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादलों से ढका हुआ है जो किसी भी इंसान को डिसॉल्व कर देगा जो वहां जाने की कोशिश करेगा। इसलिए वहां जाना मतलब मौत को दावत देना। तो चलिए अब एक ऐसे ग्रह पर चलते हैं जो वीनस के बिल्कुल विपरीत संभावित रूप से हमारे लिए एक नया घर बन सकता है, और वो है मार्स। खुद को मंगल ग्रह की सतह पर खड़े होकर नीले सूर्यास्त को देखते हुए और उसकी फ्रेश हवा में सांस लेते हुए देखें। जी हाँ, आपने सही सुना, हवा। इसके अलावा आप पौधों और जानवरों से घिरे हो सकते हैं और बेसिकली आप ऐसा फील कर सकते हैं कि आप पृथ्वी पर ही हैं। लेकिन यह पॉसिबल कैसे है? क्योंकि बड़े मंगल ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र और गुरुत्वाकर्षण पहले से ज्यादा मजबूत होगा। इससे समृद्ध और सघन वातावरण बनेगा। इसमें ऑक्सीजन सहित गैसों की एक वाइडर रेंज होने की संभावना है। क्या यह शानदार नहीं होगा? इसके अलावा डेंसर एटमॉस्फेयर पूरे ग्रह में गर्मी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, इसलिए मंगल ग्रह पहले से कहीं ज्यादा गर्म और आरामदायक हो सकता है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस आता है लिक्विड वाटर। मंगल ग्रह पर वास्तव में इसके ध्रुवों और भूमिगत जलाशयों में कुछ जमे हुए पानी हैं, लेकिन एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के साथ यह संभावित रूप से अपनी सतह पर लिक्विड वाटर को स्टेबलाइज कर सकता है। हालांकि ये सब मजा और खेल नहीं है। नया मंगल ग्रह एक वॉल्केनिक पर्सनालिटी वाला होगा। वैसे ये ऑलरेडी जियोलॉजिकली एक्टिव हैं, लेकिन अब इसकी इंटरनल हीट और प्रेशर आसमान को छू जाएगा। इसका मतलब है कि वॉल्केनिक इरप्शन में वृद्धि होगी। इमेजिन करें कि किसी दूसरे ग्रह पर ऐसे इरप्शन को देखना कितना रोमांचक होगा। लेकिन अगर उसी ग्रह पर हैं तो सामान्य तौर पर वो ग्रह हरा भरा और मजेदार हो सकता है, लेकिन सुरक्षित नहीं। हालांकि इसे देखना फिर भी बहुत अच्छा होगा अगर आप इसके परिणामों से बचने में कामयाब हो जाते हैं। तो अब समय आ गया है कि हम अपने सौर मंडल के विशालकाय ग्रहों की ओर बढ़ें। अगर हम इनर प्लैनेट को बड़ा कर रहे थे तो अब वाकई में आउटर प्लैनेट को बहुत ज्यादा निचोड़ने का समय आ गया है।
अगर जुपिटर पृथ्वी के साइज का यानी 11 गुना छोटा हो गया तो फिर क्या होगा? यह कितनी बड़ी आपदा होगी। पहली चीज जो हम नोटिस करेंगे वो है गुरुत्वाकर्षण में बदलाव। जुपिटर हर साल कई बड़े एस्टेरॉयड से टकराता है। यह सब उसके सबसे मजबूत गुरुत्वाकर्षण की वजह से हैं, जो उन सभी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और उनसे हमारी रक्षा भी करता है। लेकिन अब हमारा बड़ा सुरक्षात्मक भाई एक छोटे बच्चे में बदल गया है। तो अब एस्टेरॉयड्स के झुंड को हेलो कहें, क्योंकि अब जुपिटर की ग्रेविटी पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हो जाएगी। इसलिए वो एस्टेरॉयड्स को अपनी ओर खींचने में सक्षम नहीं होगा, जिनमें से ज्यादातर अब हमें निशाना बनाएंगे। एक और चीज, अब जुपिटर को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। यह ग्रह अपने घने घूमते हुए वायुमंडल के लिए जाना जाता है, लेकिन कमजोर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की वजह से जुपिटर को शायद इसे थामे रखने में मुश्किल होगी। इसलिए समय के साथ ये अंतरिक्ष में धीरे धीरे भाग जाएगा और पीछे मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना एक पतला वायुमंडल छोड़ जाएगा। इसके साथ साथ हमें एक और विशालकाय ग्रह शनि की आइकॉनिक अपीयरेंस को भी अलविदा कहना होगा। सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य डिफरेंस इसकी फेमस रिंग्स का गायब होना होगा। बर्फ और चट्टान के छोटे छोटे कणों से बने ये रिंग्स शनि की एक यूनिक विशेषता हैं, लेकिन पृथ्वी के समान गुरुत्वाकर्षण की वजह से वे या तो ग्रह पर गिरेंगे या अंतरिक्ष में बिखर जाएंगे। शनि भी जुपिटर की तरह ही एक गैस जायंट है। इसका वायुमंडल ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, लेकिन अगर यह पृथ्वी के साइज का होता तो बढ़ते गुरुत्वाकर्षण की वजह से इसकी गैसें कंप्रेस्ड हो जाती। इससे यह बहुत ही ज्यादा डेंसर हो जाता, जिसका मतलब है कि सैटर्न का ओवरऑल साइज और शेप बदल जाएगा। इस पर मौसम भी शायद बदल जाएगा। इसके सभी स्टॉर्म्स, जैसे कि इसके उत्तरीय ध्रुव पर प्रसिद्ध हेक्सागोनल तूफान, कमजोर और शांत हो जाएगा। अगला विशालकाय ग्रह यूरेनस है। आइए इस बेचारे को कंप्रेस करने का प्रयास करें। सबसे पहले यूरेनस पर सतह का गुरुत्वाकर्षण अभी की तुलना में बहुत कमजोर होगा। इसका वायुमंडल भी बदल सकता है। अगर यूरेनस छोटा होता तो इसका वायुमंडल पतला होता और गैसें अलग होती। यह ग्रह काफी ठंडा है, जिसका औसत तापमान -353 डिग्री फ़ारेनहाइट है। लेकिन अगर यह पृथ्वी के साइज का होता तो ये अपने रिड्यूस्ड वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशियो की वजह से वास्तव में थोड़ा गर्म हो सकता था। मतलब अगर यह पृथ्वी के साइज का होता तो पहले की तुलना में थोड़ा गर्म हो सकता था। हालांकि इतना एक्साइटेड न हो, ये अभी भी पृथ्वी पर सबसे ठंडे स्थानों से कहीं ज्यादा ठंडा होगा। अब अगली बारी आती है सौर मंडल के सबसे आखिर के ग्रह नेपच्यून की। हैरानी की बात है कि नेपच्यून शायद फ्रेंडली हो सकता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं नेपच्यून बर्फ, गैस और चट्टानों से मिलकर बना है। इसलिए अगर यह पृथ्वी के साइज का होता तो इसकी जो गैसें हैं वो अंतरिक्ष में बिखर जाएंगी और शायद यह संभवतः टीनी एटमॉस्फेयर वाला चट्टानी ग्रह होगा। इसका मतलब है कि कोई और गैस जायंट नहीं, बल्कि एक ऐसा ग्रह होगा जिस पर मनुष्यों और जीवों के लिए रहना और घूमना आसान होगा, क्योंकि छोटे साइज की वजह से इस नए नेपच्यून पर गुरुत्वाकर्षण लगभग पृथ्वी के समान होगा, जिससे चलना और कूदना बहुत आसान हो जाएगा। अभी ओरिजिनल नेपच्यून का वायुमंडल इतना घना है कि आप अपने चेहरे के सामने अपना हाथ भी मुश्किल से ही देख सकते हैं और सतह का दबाव पृथ्वी के वायुमंडल से लगभग 100 गुना ज्यादा है। लेकिन हमारा नया नेपच्यून बहुत अलग होगा, जिसमें बहुत पतला और कम घना वायुमंडल होगा। इसमें अभी भी कुछ मीथेन, पानी और अमोनिया होगा, लेकिन पहले जितना नहीं। फाइनली टेम्परेचर करंट नेपच्यून का लगभग -370 डिग्री फ़ारेनहाइट के एवरेज टेम्परेचर के साथ जम रहा है। लेकिन अगर यह पृथ्वी के समान साइज का होता तो यह भी पहले की तुलना में काफी गर्म हो जाता। हालांकि यह अभी भी बहुत ठंडा होता, जहां हम सरवाइव नहीं कर सकते। दोस्तों, ग्रहों में चेंजेस के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर हम सभी ग्रहों को इतना छोटा बना दें तो पूरे सौर मंडल का क्या होगा, इसकी भविष्यवाणी करना कठिन है। लेकिन यह तो स्पष्ट है कि उनका गुरुत्वाकर्षण और कक्षाएं बहुत बदल सकती हैं। लेकिन यह असंभव होगा कि उनमें से कोई भी बाहरी अंतरिक्ष में उड़ गया होगा या एक दूसरे से टकरा गया होगा या ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन उनमें से कईयों की ऑर्बिट संभवतः काफी अनस्टेबल हो गई होंगी और एस्टेरॉयड्स के साथ टकराव की संख्या में काफी वृद्धि हो गई होगी। बेशक ये सब सिर्फ अटकलें हैं। ऐसा नहीं है कि हम वास्तव में ये सब परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन ये अभी भी एक बहुत ही दिलचस्प विचार प्रयोग है। वैसे दोस्तों, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।